अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है ना, काफ़ी हद तक मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया, जाना, और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि एमफिल करें और या फिर सीएसएस करें। तो सीएसएस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि भाई सीएसएस है क्या, सीएसएस करके हमें क्या आगे इसका बेनिफिट मिलेगा, सीएसएस करके हमें कौन सी जॉब करने को मिलेगी, क्या सीएसएस इजी है। कुछ लोगों ने ये मिथ बनाया हुआ है कि सीएसएस जो है वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन एग्ज़ाम है, सीएसएस की जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इनको मैंने थोड़ा सा देखा, रिसर्च किया 2-3 वीक्स में काफ़ी हद तक। मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने मुझे ये जो ना टॉपिक दिया था। उन्होंने कहा यार आप अपने चैनल पे ना सीएसएस के बारे में और एडमिशन्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि एडमिशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उनके बारे में वीडियोज़ अपलोड किया करें। तो पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि भाई देखते हैं। तो उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी ज़्यादा कलीग्स ने मुझे सीएसएस के ऊपर वीडियो बनाने को कहा। तो उसकी वजह से मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा, उसका क्राइटेरिया पढ़ा, सिलेबस देखा, क्योंकि मुझे भी सीएसएस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता नहीं था। तो मेरा भी इरादा यही था कि मैं भी सीएसएस करूँगा। और फिर मैंने बाद में एमफिल में एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन के बाद, और एमफिल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अब जो है ना वो सीएसएस के ऊपर थोड़ा सा जो लोगों को गाइड कर दूँ। तो मैंने जितनी भी रिसर्च की है तो उसके बारे में, सीएसएस क्या है, कैसे है, कौन सी जॉब करने को मिलेगी और क्या रैंक होगा, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, प्रेपरेशन कैसे की जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस को ना मैंने डीपली देखा और फिर मैंने एक ये वीडियो नोट बना रहा हूँ आपके सामने। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप लोग इस वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो आप फर्दर अपने स्टूडेंट्स को, जो सीएसएस लवर्स हैं उनको, और बाकी जो आपके कोलीग्स हैं उनको बता सकें। तो सबसे पहले जो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में देखा है कि व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। उसके बाद काइंड ऑफ जॉब्स के, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो सीएसएस करने के बाद ऑफ़र होंगी, कौन सी ऐसे महकमे हैं जिनमें जाके हम जॉब कर सकते हैं, और इस जॉब का जो है वो रैंक क्या होगा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ और स्केल ऑफ दीज जॉब्स। उसके बाद एज लिमिट क्या है कि किस एज लिमिट के अंदर हम रह के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विस क्या है, सर्विस कितने टाइम के लिए होती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाए, कितना टाइम लगेगा प्रेपरेशन पे। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो यही सोचते रहते हैं यार इसके लिए 2-4 साल लगाने पड़ेंगे, हमें पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी ऐसी अकेडमीज़ हैं जो कि सीएसएस की प्रेपरेशन करवानी सिर्फ 6 मंथ में, 6 मंथ आप उनको पे करते हैं और 6 मंथ के लिए वो आपकी प्रेपरेशन करवाते हैं। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि प्रेपरेशन कैसे की जाए और किस तरह इसको, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा कलीग्स हैं जो इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं सीएसएस की, और काफ़ी मेरे जो हैं वो रिस्पेक्टेड जो हैं कलीग्स हैं जिन्होंने सीएसएस को क्लियर भी किया हुआ है। तो मैंने उन सबसे कंसल्ट किया और काफ़ी दिन मैंने इस पर लगाए हैं इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना वो प्रेपरेशन इसकी कैसे की जाए, टाइम क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इंटरव्यू के लिए हम कैसे अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब सबसे पहले देखते हैं। वो लोग जिनको सीएसएस का पता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं पता कि सीएसएस होता क्या, तो ये उनको मैं क्लियर करता जाऊं कि सीएसएस जो है ना ये स्टैंड करता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम, कि मतलब कि आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक एग्ज़ाम देते हैं, एक स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाता है। FPSC जो है वो एग्ज़ाम लेती है और ये 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और 1200 मार्क्स के अंदर आपने मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने होते हैं। ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं और आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है वो देखा जाता है। एक तो होता है ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज आपका देखा जाता है, एक होता है आपका जनरल नॉलेज देखा जाता है, एक होता है आपका नॉलेज देखा जाता है कि आप अपनी जो है कितनी मुल्क की तरफ, अपनी जो कंट्री की तरफ आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, आप किस तरह नुक्ता नज़र से देखते हो। तो ये सब कुछ जो है ना इसका निचोड़ एक जो बंदा होता है ना वो एग्ज़ाम देता है वो सीएसएस जो है वो क्लियर करता है और मैक्सिमम मार्क्स अचीव करता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप हाई रैंक्स की जॉब्स करें, जैसा कि आप डीएसपी हो जाएं, आप पुलिस महकमे भी होते हैं, उसके अलावा फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, आप इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, ये बल्दिया के महकमे, जो बड़े बड़े जितने भी रैंक्स हैं, मैं बस ये कहूँगा कि ग्रेड 17 से लेकर 22 ग्रेड्स तक जितनी भी जॉब्स हैं बड़े बड़े रैंक्स की, वो सारी की सारी आप सीएसएस में जो है आपको ऑफ़र हो सकती हैं। तो सीएसएस जो है ये बड़ी रैंक्स की जॉब करने के लिए एक बहुत अच्छा एक जो है एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रेपरेशन करते हैं और आप इसको देते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स करनी हो हाई रैंक्स की और अच्छे रैंक्स की, अच्छे स्केल की, तो हम ये वाला जो एग्ज़ाम जो है इसकी तरफ जाते हैं। अब दूसरा ये है कि इसका रैंक भी मैंने आपको बता दी। एज लिमिट इसकी क्या है, सीएसएस एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक एज लिमिट है ना वो आप याद रखें 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक।
तो 30 ईयर से एक दिन भी आपका अगर अबाव हो जाता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपने बस लिमिट रखनी है कि 30 ईयर्स आपका दिसंबर में अगर है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर में है, तो बस आपका 30 ईयर्स अगर होता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक भी दिन ऊपर नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह के कुछ भी हैं, तो उनके लिए 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन होती है। वो 2 साल यानी कि वो 32 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया इसमें आ जाता है। उसके अलावा सर्विस जो है नॉर्मली 25 से 30 ईयर्स तक की होती है। उसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये एज ही होती है। एज मैंने आपको बता दी 21 से लेकर 30 ईयर्स तक, और 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी। और उसके बाद इसकी जो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। हाँ, HEC के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वो आप उसने प्रूव किया हो आपकी डिग्री को, ग्रेजुएशन की, और 2nd डिवीज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3rd डिवीज़न वाले अप्लाई जो नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके कोटा सिस्टम भी इसमें भी आते हैं। कोटा सिस्टम आते हैं मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाका, लेकिन उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। उसके अलावा ये जो है इसकी प्रेपरेशन का मेथड मैं आपको वो भी बताऊँगा। इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाए, कितना टाइम लगता है। भाई इसकी प्रेपरेशन का हल सिर्फ ये है कि आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं डिस्करेज नहीं करूँगा किसी भी उस तरह के स्टूडेंट्स को कि जो अपने आप को, कोई भी स्टूडेंट जो है वो बुरा या कह सकते हैं कि नालायक नहीं होता। मैं सीधी बात बताऊँ, वो डिपेंड करता है उनकी मेहनत जो है। कोई स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा उसका रिवार्ड ले जाते हैं। कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो कम मेहनत करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट बुरा या अच्छा नहीं होता, वो डिपेंड करता है उनकी मेहनत का जो है उन्हें रिवार्ड मिलता है। तो मैं वो कहूँगा वो स्टूडेंट जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो CSS की तरफ जाके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। वो 1200 के अंदर अगर 600 प्लस मार्क्स ले जाते हैं, 600 प्लस, तो वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो एटलीस्ट आपने 600 मार्क्स जो हैं वो आपने इसके अंदर अचीव करने हैं। तो ये आप टारगेट सेट कर लें, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप जितने अच्छे मार्क्स लेंगे, अगर आपके 700 प्लस हैं, 800 प्लस हैं, तो आप अच्छे जो है ना वो कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे कि 12 कैटेगरीज होती हैं, 12 to 14 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें पुलिस का महकमा आ जाता है, बल्दिया का महकमा आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा आ जाता है, और भी बहुत सारे फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा आ जाता है। तो ये रैंक्स पे डिपेंड करता है, ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स अचीव करते हो। फॉर एग्जांपल 5000 स्टूडेंट जो है वो CSS के लिए अप्लाई करता है, 5000 स्टूडेंट जो है वो CSS के लिए अप्लाई करता है, और उसमें से आप कह लें कि 1000 जो है वो पास हो जाता है। अब पासिंग मार्क्स मैंने बता दी 600 है, तो 1000 ने 600 ले ली। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके 800 थे, तो जिन्होंने 800 लिया ना, वो बेहतर जो है वो अच्छी वाली कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि वो DSP ये पुलिस महकमे में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादातर लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की ये जो फील्ड है, और ये जो है हाई रैंक है। इसमें आपके मार्क्स जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी आपका जो है ना फील्ड जो है वो आपका जो कैटेगरी है वो अच्छे में आप फाल करेंगे। उसके अलावा टाइम कितना चाहिए होता है इसकी प्रेपरेशन के लिए, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक फ्रेंड है, वो स्मार्ट स्टडी कर लेता है, मतलब उसे पता है कि वो पूरा सिलेबस जो है वो 2 दिन में कर सकता है, तो डेफिनेटली उसके लिए टाइम कम लगेगा। और एक स्टूडेंट है वो दिमाग उसका अच्छा है, वो पढ़ता भी है, मेहनत भी करता है, लेकिन वो परसीव नहीं कर पाता चीज़ों को, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने इसका एक खुलासा बनाया कि नॉर्मली आपने 6 मंथ से लेकर 1.5 साल तक आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। 6 महीने से लेके 1.5 साल तक अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, 800 को टच करना चाहते हैं, तो ये मेरी जो है ना रिकमेंडेशन है। और दूसरा अगर देखा जाए, मैंने वैसे भी मेंशन भी किया हुआ है, गुड स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बताया कि मैं स्टूडेंट्स को कैटेगराइज नहीं करता गुड कौन है और बैड कौन है। गुड स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो जो जिनका आप कह सकते हैं कि परसीव करने का जो लेवल है वो हाई होता है, तो वो तकरीबन 6 से 9th मंथ में प्रेपरेशन इसकी कर लेते हैं। प्रेपरेशन भी मैं आपको बताऊंगा होती क्या है, क्या वाकई इसकी कोई प्रेपरेशन का कोई सिलेबस है, कोई खास क्राइटेरिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। 1 से 1.5 साल वो प्रेपरेशन करने के बाद CSS में अपीयर हों तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट पे मैं थोड़े से जो है वो सिलेबस का जो है वो आउटलाइन और सिलेबस का जो पैटर्न है वो भी शेयर कर दूँगा, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। पेपर पैटर्न ये हम इसको डिस्कस करेंगे। पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताया 600 प्लस होने चाहिए, और फिर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पेपर की तरफ, ये सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या होता है। CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ना बेसिकली, उसके 2 फेजेस होते हैं। फ़ेज़ 1 में आपने रिटन एग्ज़ाम देना होता है 1200 मार्क्स का। रिटन एग्ज़ाम आपने देना होता है 1200 मार्क्स का, और अगर उसमें आप 600 मार्क्स अचीव कर लेते हैं फिर आप इंटरव्यू यानी कि फ़ेज़ 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब जो रिटन एग्ज़ाम है वो कैसे दिया जाता है, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जो है वो कंसिडर की जाती हैं। तो पहले तो आपको बता दूँ 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक होती है A, जिसमें हम कंपलसरी एग्जाम्स होते हैं, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। और एक B ऑप्शन होता है जिसमें आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब जो कंपलसरी होता है ना, ये तो उसमें लाजमी 6 होते हैं।
इंग्लिश ऐसे होता है 100 मार्क्स का। ये जो इंग्लिश ऐसे होता है, इसको आपने, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इसको बड़ा अच्छी तरह लिख सकते हैं। तकरीबन ये 6-7 आते हैं, उसमें से आपने एक जो है वो उसको जो है ना वो लिखना होता है। और उसके बाद प्रेसी आती है, इसमें कंपोजिशन हो सकती है, कंप्रीहेंशन हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, तरह तरह की वोकैबुलरी हो सकती है, कुछ भी इसमें आ सकता है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो 100 मार्क्स का होता है जनरल साइंस प्लस आपकी एबिलिटी। आपका जो एनालिसिस है वो देखा जाता है, मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हाउ नो डेली बेसिस पे क्या है, और जनरल साइंस के जितने भी आम जो क्वेश्चन है जो आपने 9th-10th में एफएससी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखे हुए हैं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स जो हैं, ये जो है ना, ये थोड़ा सा फील्ड, इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है आपको। करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का होता है। करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए या इसका पेपर जो है अच्छी तरह आपको कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेली न्यूज़, कोई भी न्यूज़ चैनल जो है जो कि ऑथेंटिक हो, उसको आपको सुनना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आपको सुनना पड़ेगा, टू द पॉइंट प्रोग्राम जो है, जैसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो टॉक शोज़ चलते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, तो आपको वो देख के आप करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से अच्छा कर सकते हो। यानी कि आपको न्यूज़ कोई भी मिस नहीं करनी। आप 1 साल के लिए लगातार आप डेली बेसिस पे 24/7 जितने भी आप जो न्यूज़ आती हैं, वो आफ्टर 1 आवर आता है, बुलेटिन आता है, 3-4 बार बुलेटिन आता है, कोई भी मतलब कोई भी आपने कोई भी शो जो है वो न्यूज़ का आपने मिस नहीं करना। तो करंट अफेयर्स वहाँ से आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स की बहुत सारी बुक्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल हैं, आप ऑन द काउंटर किसी भी बुक शॉप से वो ले सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स देखें तो इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, पाकिस्तान में ये जो है माहिदा कब तय पाया था, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इस पोर्शन से आते हैं। तो ये 2 जो पोर्शन हैं ना, ये 2 एग्जाम जो हैं, ये 2 जो सब्जेक्ट हैं, ये थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे सकते हैं। फॉर दैट यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर वेल। उसके बाद तीसरा इस्लामियात में आता है। इस्लामियात जो है, अगर कोई नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है तो नॉन मुस्लिम के लिए इसमें एथिक्स का सब्जेक्ट होता है इंस्टेड ऑफ इस्लामियात। तो ये ए कैटेगरी आ गई, ये कंपलसरी है। ये 600 मार्क्स आपने इन्हीं के अंदर से ही लेने हैं। ये 600 1200 में से ये 600 आपके पक्के हैं कि आपने यही सब्जेक्ट, इनके अलावा आप कोई भी चूज़ नहीं कर सकते इंस्टेड नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का। बाकी ये सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास बी ऑप्शन है। इसमें 7 जो ग्रुप होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में 4-5 सब्जेक्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, और आपने उन 7 में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। उन 7 में से कोई एक, किसी में से 2 भी कर सकते हैं, ये भी मैंने ऑप्शन पढ़ा है, पता भी किया है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 200 मार्क्स का सेलेक्ट करते हो सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, ये सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये एक ग्रुप में आ रहे हैं। उसके अलावा और भी आ सकते हैं, ये ग्रुप है, इनमें से कोई आपने सेलेक्ट करना है। मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट करूँगा। केमिस्ट्री अगर 200 मार्क्स का वहाँ पे मेंशन हुआ है तो इसके 2 पेपर होते हैं। जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसके 2 पेपर्स होने हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। उसका भी सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगा लास्ट पे, क्योंकि जो है मैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा इसके अंदर। उसके अलावा थोड़ी सी अगर बात की जाए कि जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, बी ऑप्शनल में 7 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 4-4 5-5 सब्जेक्ट्स हैं, और आपने उनमें से एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है, और इस तरह आपके टोटल मिलके 600 मार्क्स हो। अगर आप 200 वाले चुन लेते हैं 2, तो आपके भाई वो 400 हो जाएगा मार्क्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो इसके अंदर भी आपके 600 मार्क्स होते हैं, और जो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें जब बाकी सारे 100 वाले होंगे, कुछ 200 वाले होंगे। अगर आप 200 मार्क्स वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आप क्या होगा कि आपको उसके अंदर 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, 2 पेपर्स उसके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। उसके अलावा आपने उसके अंदर से भी मार्क्स जो है वो टोटल लेने हैं। तो ये 600 आपके कंपलसरी हैं, ये ऑप्शनल है। अब आपने एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया, आपने उसके अंदर 600 प्लस मार्क्स ले लिए। अब सवाल ये है कि 600 प्लस मार्क्स आपने ले ली हैं, तो आगे आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे? यस, आप डेफिनेटली होंगे, और इस पर भी आगे मेरिट बनता है। और अगर आप जितने आपके अच्छे मार्क्स होंगे, उतना आपका जो है वो रैंक वो अच्छी कैटेगरी में फॉल करेगा। कैटेगरी मैंने जॉब्स के ओरिएंटेड बताई है कि जॉब्स की आगे कैटेगरीज हैं, जैसा कि फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का महकमा है, बल्दिया का महकमा है, वापडा का है, लेट्स सपोज ऐसे आगे बहुत सारे महकमे हैं। तो उनके लिए आपका डिपेंड करता है कि आपका ग्रेड कितना आया है। 650 मार्क्स वाला और 850 वाला मार्क्स बराबर नहीं, बंदा बराबर नहीं होगा। दोनों ने क्लियर तो कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा कि वो स्पेसिफिकली वो अपनी अपनी कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो अपनी ज़्यादा बेहतर वाला शोबा जो है चुन सकता है। उसके बाद प्रेपरेशन का मैंने आपको पहले मेथड बताया कि आप आज से ही स्टार्ट कर दें। CSS के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं होती कि एकेडमी ही स्पेसिफाइड है, आप एकेडमीज़ में जाएं। एकेडमीज़ ज्वाइन करना अच्छी बात है, आपको बहुत सारा नॉलेज वहाँ से मिल जाता है, आपको सिलेक्शन आ जाती है आपको। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो फिर आपको एकेडमी लाजमी ज्वाइन करनी है।
इंग्लिश को आपने बेहतरीन करना है, क्योंकि जितने भी पेपर्स हैं वो आपने इंग्लिश में ही लिखने हैं, और जितना भी ऐसे जो है इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आप, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो है उसका बेसिक पर्पज़ है कि आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, सही है, क्योंकि आप वहाँ पे बोल नहीं रहे, आप वहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपका मैसेज जो कन्वे होना है अगले बंदे को वो कैसे होना है, वो डेफिनेटली आपने जो लिखा है वहाँ से होना है। तो आप जो उसको बताना चाहते हो, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आप वर्ड्स का जो चुनाव करते हो, जो आपकी चॉइस है वर्ड्स की वो अच्छी है, आप बड़े बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ मुश्किल इंग्लिश नहीं, आसान इंग्लिश। आसान इंग्लिश भी वो होती है जो ईजिली समझ आ जाए और अच्छे वाली लिखी हो, तरतीब से, उसका लहजा अच्छा हो, उसकी जो सुकूनत है वो अच्छी हो, हर चीज़ उसमें, तो ये मैटर करता है। इसके लिए आप इसका भी मैं सलूशन बताता हूँ। तो इंग्लिश कैसे अच्छी होगी, तो आप आज ही पढ़ना शुरू कर दें। न्यूज़पेपर आप लगा लें, डॉन न्यूज़ लगा लें, कोई भी जो डेली इंग्लिश में एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें और एक उर्दू का ले लें। अगर आप नहीं वो मतलब कर सकते उसकी प्रेपरेशन, मतलब डेली आप इतने एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो आप किसी भी जगह पे भी जाके, आप तो इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे भी न्यूज़पेपर आते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन रीडिंग जो है ये कंपलसरी होनी चाहिए। जितना आप रीड करेंगे, सुनने से वो चीज़ें नहीं आती, जब आप रीड करेंगे तो आपको वर्ड्स का तरह तरह के वर्ड्स को जब आप डीपली, क्योंकि सुनने से वर्ड्स अक्सर हम सुनने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जब हम चीज़ को पढ़े होते हैं ना तब हम फोकस कर रहे होते हैं, वर्ड टू वर्ड हम देख रहे होते हैं, तो इसलिए आपने रीडिंग लाजमी करनी है न्यूज़पेपर की। तीसरे नंबर पे आपने वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कैसे होती है कि जो आपने न्यूज़ पढ़ी है, जो आपने वहाँ से सुनी है, कोई भी आपने उसके बारे में कोई आपको वर्ड टफ लगा है, कोई आपको वर्ड याद नहीं हुआ, उसको लिख लें, उसको जॉट डाउन कर लें, उसको बाद में स्टडी कर लें, उसका मतलब देख लें, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लें उसके बारे में। और आप क्या करेंगे, इसकी प्रेपरेशन के अंदर जो सबसे मेन फोकस होता है कि आपने एक हाईलाइटर लेना है, जो कि जहाँ पर भी आपने डेली प्रैक्टिस की है, कोई भी आप चीज़ पढ़े हो, बुक्स आपने ख़रीदी हैं तरह तरह की, मतलब करंट अफेयर्स की बुक आपने ली है, इस्लामियत की बुक आपने ली है, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी आपको पॉइंट मिलता है उसको आप हाईलाइट कर लें, एमसीक्यूज़ वाइज उसको प्रिपेयर करते जाएं। उसके अलावा आपने सेंटेंस मेकिंग पे बड़ा फोकस करना है। सेंटेंस आपके अच्छे होने चाहिए। सेंटेंस कैसे मेक करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद इस तरह की जितनी भी उसमें आती हैं सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने वो प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा आपने करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे मैंने बताया, कोई भी टॉक शो जो है आपने देखना शुरू कर देना है डेली बेसिस पे, ताकि कोई भी उसमें आपको कोई भी नई बात है वो आपको क्लियर हो जाए। और इसके बारे में सारा तो रेकमेंडेड बुक्स के बारे में अगर मैं बताऊं, कोई सेंट्रलाइज सिलेबस नहीं है इसका कि भाई यही बुक आपने पढ़नी है। कहीं से भी आपको नॉलेज वाइज चीज़ें मिलती हैं, कहीं से भी आपको सिलेबस मिलता है, कहीं से भी कोई बुक आपको लगती है कि ये मेरे सब्जेक्ट के ओरिएंटेड है तो उसको लेके आप स्टडी करना शुरू कर दें। तो ये सारा जो है इसके बारे में है। उसके अलावा जो मेन थीम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, CSS में अपीयर होना, मैं चाहता हूँ कि हर बंदा उसके अंदर अपीयर हो। अपीयर होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर आप अपीयर होते हैं तो आप भी प्रिपेयर कर लेंगे खुद को, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप दुनिया में, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है और आप CSS की तरफ जा रहे हो, CSS में आप नाकाम रहे हो, तो आप कहें कि मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, मैं तो ये बात नहीं होती। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप CSS के लिए प्रेपरेशन करें। इससे प्रेपरेशन करने से आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आपका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी प्रेपरेशन अगर करते हैं ना, तो वो तो बाद की बात है, किस्मत की बात होती है कि, लेकिन आप एक बार इसका चांस ज़रूर लें, ट्राई ज़रूर करें, प्रेपरेशन करें, और इंशाल्लाह कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई इसके अकॉर्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।